चलिए, तो आज हम लोग फ्लूइड के पहले पांचवें लेक्चर में विस्कोसिटी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ लिए थे, विस्कोसिटी क्या होता है ये जान लिए थे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में है, और इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आपको पता है कि बिना न्यूटन बाबा के बारे में पढ़े चैप्टर समाप्त नहीं हो सकता। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहां न्यूटन के बारे में नहीं पढ़ना। एक आध दो एक्सेप्शन अब मत गिलाने लगेगा कि सर इलास्टिसिटी में तो नहीं मिला था। खैर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको शॉर्ट पे हम लोग क्या कहेंगे? एनएलवी। एनएलवी शॉर्ट में एनएलवी। इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन मिला था, न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन मिलता है वेव्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मिलता है हीट ट्रांसफर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ आपको विस्कोसिटी मिलेगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, और इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया है। पिछले क्लास में हम लोग स्टोक्स का स्टडी पढ़े थे कि स्टोक ने कहा कि विस्कोस फोर्स Fv जो किसी स्फेयर पे लगता है वो कितना होता है? 6 पाई ईटा Rv। ये फोर्स हम लोग उस दिन ड्राइव किए थे, लेकिन वो किसके लिए था? जब कोई स्फेयर किसी लिक्विड में चलता है। न्यूटन ने स्टडी किया किसी थिन फिल्म के ऊपर। न्यूटन ने क्या किया? देखिए, क्लासिकल अरेंजमेंट लिया। एक देखिए, इस तरह से एक टेबल लिया और इस टेबल के ऊपर एक थिन फिल्म ले लिया, एक थिन फिल्म। ये थिन फिल्म है किसका? फिल्म मतलब होता है लेयर। थिन फिल्म, फिल्म का मतलब क्या होता है? लेयर ऑफ अ विस्कस लिक्विड, जिसको आप ऑयल भी कह सकते हैं। ऑयल का मान लीजिए एक थिन फिल्म ले लिया, इसके ऊपर न्यूटन ने एक ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक का लेट सपोज मास कितना है? m है। इसको एक धागे से कनेक्ट कर दिया, इधर एक पुली लगा दिया और इधर एक ब्लॉक लगा दिया कैपिटल M। ठीक है, और ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। ये ब्लॉक किससे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो समझिएगा चीजों को। ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, इसका क्या मतलब? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इस ब्लॉक का अगर FVD बनाए तो यहां पर टेंशन T इधर लग रहा होगा, यहां पर टेंशन T इधर लग रहा होगा, और यही टेंशन T यहां पे ऊपर लग रहा होगा। इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा। दोनों तो सेम ही धागा से कनेक्टेड है। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो। इसका मतलब टेंशन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। ये तुम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। न्यूटन ने कहा कि भाई देखिए, इस पर T तो लग रहा है लेकिन फिर भी इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस पर एक विस्कस फोर्स इधर लग रहा होगा, एक विस्कस फोर्स इधर लग रहा होगा। जिस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया न्यूटन ने कहा कि जो किसी थिन ऑयल फिल्म के ऊपर अगर कोई प्लेट नामक ऑब्जेक्ट, इसके क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखिए, ये ऐसा कुछ होगा। ये मान लेते हैं वो टेबल है और इसके ऊपर ब्लॉक का लोअर पार्ट कुछ ऐसा होगा। 3D में थोड़ा सा देखिए, आप समझ पाए। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसा है? समझ रहे आप लोग? ये जो लिक्विड है इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, इसका नीचे का क्रॉस सेक्शनल एरिया पार्ट होगा, इससे कनेक्टेड होगा। इतना एरिया इसके कांटेक्ट में होगा इस लिक्विड में।
इतना एरिया इस लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, इसको हम लोग ए लिखेंगे। एंड व्हाट इज ए? बेसिकली कांटेक्ट एरिया विथ फिल्म। और ये इस फिल्म का थिकनेस है x, ये इस फिल्म का थिकनेस है। जो सबसे लोअर सरफेस है इस फिल्म का, वो तो इस सरफेस से अटैच्ड है, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 0। जो लिक्विड सरफेस है उसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? 0। और सबसे जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो तो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ब्लॉक कितने से आगे चल रहा है? v से। तो सबसे अपर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? v। सबसे अपर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? तो इन दोनों सबसे लोअर मोस्ट और सबसे टॉप मोस्ट लेयर के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है उसको dv कहेंगे, जो कि यहां पे कितना होगा? v - 0, v के बराबर ही होगा। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको dx कहेंगे, जो कि यहां पे कितने के बराबर है? x के ही बराबर है। क्योंकि यहां कितने के बराबर है? x के ही बराबर है। इस dv/dx जो कि यहां पे v/x के बराबर है, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, यहां भी चेंज इन वेलोसिटी लिखे, v - 0 लिखे, अपर और लोअर सरफेस के वेलोसिटी का डिफरेंस लिखा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ पा रहे आप ये बात? तो न्यूटन ने कहा कि जो विस्कस फोर्स होता है Fv, उसका फॉर्मूला होता है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनटू a इनटू dv/dx विथ नेगेटिव साइन। विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिधर ब्लॉक जा रहा है उसके ऑपोजिट में विस्कस फोर्स रहेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा? ईटा। ईटा क्या है? याद करिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है? ये कांटेक्ट एरिया विद द फिल्म। dv/dx क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? v/x बेसिकली होता है। v क्या है? कितने वेलोसिटी से ब्लॉक चल रहा है, और x क्या है? इस फिल्म का थिकनेस, थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म। तो ये Fv कितना होगा? ईटा a v/x। हम लोग dv/dx नहीं लिखते, क्या लिखा करेंगे? v/x। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से न्यूटन ने विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये वाला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे आप? जब कोई फ्लूइड का थिन फिल्म होगा और उसके ऊपर कोई ब्लॉक चलेगा। जब कोई फ्लूइड का थिन फिल्म होगा, उसके ऊपर कोई ब्लॉक चलेगा, तो आपको विस्कस फोर्स का कौन सा फॉर्मूला याद करना है? ईटा a v/x। ईटा a v/x होता dv/dx होता है, लेकिन उसको v/x क्यों कहने समझ रहे हैं? और माइनस का साइन क्या बताता है? ब्लॉक चला जा रहा है उसके ऑपोजिट में जाएगा। अब इसे इस सेटअप के लिए अगर बात करें तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या था? 0। इधर फोर्स जितना है, इसका मतलब उधर ही फोर्स उतना ही। एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स। तो t का वैल्यू किसके बराबर होगा? यहाँ विस्कस फोर्स के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन। यहां से t का वैल्यू किसके बराबर था? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या कह सकते हैं? Fv जो कि विस्कस फोर्स है, उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और जिस विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना है? ईटा a v/x। तो इस सेटअप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी निकालने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए इस सेटअप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये m दिया रहता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक m निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। g तो पता ही है। v क्या है? इसका स्पीड, वो मेजर कर लेते हैं। x क्या है? इस फिल्म का थिकनेस, वो मेजर कर लेते हैं। a क्या है? कांटेक्ट एरिया, वो तो मेजर कर सकते हैं ब्लॉक का डायमेंशन से। इस सेटअप से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक सवाल भी आपके ऊपर, इसके ऊपर यही वाला सवाल सेम पहले आया हुआ भी है जेईई में। तो सिर्फ सबका वैल्यू दिया रहेगा, आप पुट कर देंगे तो ईटा का वैल्यू आ जाएगा। इसको लिखिए, इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। फिर इस पे एक सवाल करेंगे। चलिए तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। ये एक ब्लॉक है
और एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। इसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड फिल्म का थिकनेस x है और इसके ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक किस शेप का है? क्यूब के शेप का है, जिसका साइड लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो क्यूब का कितना एरिया कांटेक्ट में होगा? एक सरफेस एरिया खाली बोलो, और वो एरिया कितना होगा? ये जो एरिया कांटेक्ट में होगा ये एरिया कितना लिखेंगे हम लोग? साइड का स्क्वायर, एरिया साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। ध्यान देंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से 10 मीटर पर सेकंड से। ये जो ऑयल फिल्म है इसका विस्कोसिटी 0.1 पॉइज है। मैंने आपसे कहा था कि 0.1 पॉइज जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? डेका पॉइज। तो पॉइज से डेका पॉइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 से डिवाइड करके। ये हो जाएगा 0.01 डेका पॉइज, मतलब 10⁻⁻² डेका पॉइज लिख सकते हैं आप। डेका पॉइज ऐसा यूनिट होता है ना। इसका वेट 100 kg न्यूटन 100 न्यूटन नीचे लगेगा, जिसका इधर की तरफ कंपाउंड कितना हो जाएगा? 100 sin 30 बोलो 50 न्यूटन, और इस पर विस्कस फोर्स पीछे लगेगा Fv कितना? ईटा a v बाय x। और क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब 50 जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर इज इक्वल्स टू ईटा a v बाय x। सब रख के कैलकुलेट कर दीजिए। हम लोग को x निकालना है ना, तो x इधर आ गया। ईटा 10⁻⁻², एरिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी 10 बाय 50। तो 10 से 50 कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये 0.8 बार में, तो x हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब 8 इंटू 10 या वही रहने देते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 0.8 माइक्रोमीटर। 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये एक बहुत आसान सवाल है, इसको लिखिए फिर आगे कुछ बात करेंगे। चलिए एक हम लोग और स्टडी पढ़ते हैं। ये स्टडी आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में पिछले साल ये पूछा गया था वो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, क्योंकि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में आपके केमिस्ट्री के स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ना है आखिरी पन्ने पे। तो एक फॉर्मूला है, उसका नाम है एंड्रेट फॉर्मूला। हालांकि इसका इक्वेशन भी है लेकिन वो पढ़ने का जरूरत नहीं आपको, बस इसका क्रक्स याद रखता है। एंड्रेट ने ये कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का विस्कोसिटी लिक्विड्स का डिक्रीज करता है, जबकि गैसेस का इंक्रीज करता है। इस रिलेशनशिप को एंड्रेट फॉर्मूला कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि लिक्विड्स का विस्कोसिटी टेम्परेचर से बढ़ता है और गैसेस का घटता है। सॉरी उल्टा बता दिया, लिक्विड का घटता है, गैसेस का बढ़ता है। प्रेशर के साथ कैसा वेरिएशन होता है? तो प्रेशर के बढ़ने से लिक्विड्स का विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज करता है। प्रेशर बढ़ा तो विस्कोसिटी भी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन ये एक्सेप्शन होता है वाटर के लिए। वाटर केस में इसका क्या होता है? वाटर का विस्कोसिटी डिक्रीज करता है प्रेशर के बढ़ने से, याद रखना। और आखिरी पॉइंट, गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड्रेट फॉर्मूला सिर्फ इसको रिलेट करता है, सिर्फ यही एंड्रेट फॉर्मूला है, बाकी ये 2 पॉइंट प्रेशर से रिलेट करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल चीजें याद रखना है। इसका आगे चलिए। एक टर्म होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं टाइप ऑफ फ्लो, और एक टर्म होता है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तीनों एक ही चीज है, एक ही जैसा है, समझिए इस बात को। कभी नल से पानी खोले हो? इमेजिन करो एक नल से पानी खोलना शुरू कर रहे हो और एकदम धीरे धीरे खोल रहे हो, तो आप गौर करेंगे जब वेलोसिटी कम होता है तो पानी का लेयर्स पूरा एकदम स्मूथली निकलता है, हर पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से चलता हुआ, और आपको अपीयर हुआ कि वो पूरा एक सॉलिड जैसा है, पूरा एक सॉलिड जैसा। लेकिन जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा जब उसका मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाना शुरू कर देगा, है ना, इधर उधर जाना शुरू कर देगा। उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो।
मतलब शुरुआत में जब वेलोसिटी कम होता है तो सारे पार्टिकल्स एक लाइन में फ्लो करते हैं, एक ही जैसा फ्लो करते हैं। देखिए आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो शुरुआत में सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक जैसा फ्लो करेंगे, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जाइए तो एक समय वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग हो जाएंगे, कोई इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा। इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और जो बीच का ट्रांजिशन स्टेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो। ये विजुअलाइज करने का चीज है। इसको विजुअलाइज करने के लिए ये बातें स्टडी किया गया। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो को 3 भाग में बांटे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। पहले फ्लो को कहते हैं हम लोग लैमिनार फ्लो। क्या कहते हैं? लैमिनार फ्लो। ये इसी का दूसरा नाम है स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो। स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ऐसा कब होगा? जब वेलोसिटी बहुत कम होगा। और वो वेलोसिटी किससे कम होना चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी से। क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी लिखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जब तक जो फ्लो होता है लैमिनार होता है, उस वेलोसिटी के बाद वो फ्लो लैमिनार से कन्वर्ट होना, टर्बुलेंट नेचर में शुरू होना शुरू कर देता है। तो इसके बाद ये फ्लो क्या हो जाता है? ट्रांजिएंट स्टेज में आता है। ट्रांजिएंट स्टेज। और उसके बाद ये फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। तो टर्बुलेंट के केस में जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। लैमिनार में क्रिटिकल वेलोसिटी से कम। ठीक है? ट्रांजिएंट में बीच बीच का। और ये सब विजुअलाइज करने का चीज है। तो रेनॉल्ट नामक एक साइंटिस्ट थे, उसने कहा कि भाई आपको अगर विजुअलाइज करना है ना तो ये तो देख के पता करना पड़ेगा। देख के तो पता कर ही लेंगे, लेकिन बिना देखे अगर आपको सिर्फ डेटा दे दे हम कि वेलोसिटी इतना है, डेंसिटी इतना है, विस्कोसिटी इतना है, इस पाइप से फ्लो कर रहा है, उस पाइप का डायमीटर इतना है, तो आप बता सकते हैं बिना देखे। और बिना देखे कैसे बताएंगे? तो आप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करिए। रेनॉल्ड्स नंबर को आर से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला दिया रेनॉल्ड्स ने। कहा कि ये फॉर्मूला होगा रो वी डी बाय ईटा। क्या फॉर्मूला होगा? रो वी डी बाय ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर का आर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय ईटा। आर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एंड डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेस देन 1000। और ये एनसीईआरटी कहता है। ये कौन लिखता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से अगर कम होगा तो उसको हम लोग लैमिनार फ्लो करेंगे। इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जितने लोग हैं उनका, क्योंकि ये विजुअलाइज करने का चीज है, कोई चीज आपको कभी लैमिनार दिख सकता है, कोई एक पार्टिकल को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इंजीनियरिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम हो गया तो इसको आप लैमिनार ही कंसीडर करेंगे। अदर बुक्स में ये लिखा है। लेकिन क्योंकि हम लोग के लिए बेस क्या है? एनसीईआरटी है, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे। जनरली क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछा गया कि कभी कंफ्यूजन हो, दो अलग अलग मत में दिक्कत हो जाए। जनरली रेनॉल्ड्स नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो 700 आ गया, 800 आ गया, 500 आ गया, या उसके रेंज में 540 आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, चाहे किसी बुक को फॉलो कीजिए, कैसा फ्लो कहेंगे? लैमिनार फ्लो। ट्रांजिएंट स्टेज में ये फ्लो 1000 से, रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से 2000 के बीच होता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। और टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा होता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। अदर बुक्स में लिखा जाता है कि 2000 से अगर 3000 है, जैसे एचसी वर्मा में यही लिखा हुआ है जो हम लिख रहे हैं ना, दूसरा वाला अदर बुक्स, क्योंकि एचसी वर्मा खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही पढ़ते हैं 2000 से 3000 पे। लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है क्लास 11 पे, वो ये पहले वाला लिखा हुआ है।
तो 2000 से 3000 को ट्रांजिएंट माना जाता है और 3000 से ऊपर को टर्बुलेंट माना जाता है। टर्बुलेंट। आप लोग को बाबू सोना टाइप इसके झगड़े में सुलझाने में नहीं घुस जाना है कि एनसीईआरटी सही है कि कौन सा सही है। हमें बस नटसेल में याद रखते हैं कि 1000 से कम होता है तो टर्बुलेंट, 1000 से 3000 के बीच आ गया तो ट्रांजिएंट मान के चलेंगे और 3000 से ज्यादा है तो ठीक है, 3000 ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। और हमारे केस में जनरली वही चलेगा। ठीक है, जनरली आंसर ऐसा होगा। एनसीईआरटी में से एक सवाल है इसके ऊपर, सब वैल्यूज दिए हुए हैं और सवाल पूछा गया, आप जाके आज सब वो सवाल सॉल्व करिएगा। तो उसमें दो केस लिया गया है। दोनों केस में पहले वाले केस में 700 के आसपास आता है तो लैमिनार कहेंगे, दूसरे केस में 5000 के आसपास आता है, क्या कहोगे? इसका बात माने किसका बात माने? दोनों की बात माने, बात बराबर है। तो इनके झगड़े में हमें नहीं पड़ना है, इनका झगड़ा सुलझाने दीजिए। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और लिख रहा हूं डिस्चार्ज के टर्म में, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल है उसमें डिस्चार्ज दिया हुआ है। डिस्चार्ज जानते हैं आप लोग? डिस्चार्ज इसको बोलते थे Q, और Q कितना होता है? A इंटू V। एरिया हम लोग क्या लिखेंगे? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी। बोलिए, तो यहां से हम लोग V का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4Q बाय पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं। V का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4Q बाय पाई डी स्क्वायर। अच्छा, आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी होगा तो मैं वो सवाल करा भी दूंगा। इसको देखिए, लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो वी डी। रो डी और V का वैल्यू कितना लिख देंगे? 4Q बाय पाई डी स्क्वायर अपॉन ईटा। तो यहां से R का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? एक D से ये D कट जाएगा, 4 रो Q बाय पाई ईटा D। इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्या नहीं दिया हुआ है? V नहीं दिया हुआ है, डायमीटर के फॉर्म में है। आप उल्टा भी चाहे तो डायमीटर भी चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से तो रिप्लेस कर नहीं सकते डायमीटर भी, तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन जनरल ये दो फेमस टर्म चलता है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। क्या आपको बात समझ में आ गया? पक्का? इसके बारे में थोड़ा सा बोलूं तो आप लिखेंगे? लिखिए। अच्छा, ये वाला नहीं लिखा है क्या आप लोग? ये लिख लीजिए पहले, ये लिखने के बाद लिखिएगा ये हेडिंग डालिए, क्रिटिकल वेलोसिटी, टाइप ऑफ फ्लो एंड रेनॉल्ड्स नंबर। और इसमें लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी में, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, critical velocity is the maximum velocity of a fluid, of a viscous fluid. Critical velocity is the maximum velocity of a viscous fluid, of a viscous fluid till which the motion of fluid is considered laminar. The motion is considered laminar, ब्रैकेट में streamline flow, streamline flow, streamline flow, streamline flow। क्या बात क्लियर है? इसको लिख लीजिए सही से। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल मुझे मिल नहीं रहा है, मैं अगले क्लास में करके आप लोग को बता दूंगा। लेकिन मुझे दो एग्जाम्पल जो अभी मिल गए, वो एक तो ये वाला सवाल है जो मैंने भी दिखाया आपको, ब्लॉक था, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है। तो अभी तो ये सवाल हम लोग किए थे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसका आंसर ये है ईटा का वैल्यू, और बस पुट पार्ट करके निकालना है। कैलकुलेशन है लेकिन इसका वेट mg नीचे लगेगा, यहाँ टेंशन T लगेगा, यही धागे में टेंशन T होगा, और यहाँ पे विस्कस फोर्स पीछे लगेगा कितना? ईटा a v बाय x। ये T के बराबर हो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सलेशन 0 है, और T mg के बराबर होगा। मतलब बेसिकली इस इक्वेशन पे आपको काम करना है, ईटा a v बाय x इज इक्वल्स टू mg। इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है। x 0.3 mm है, मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये लिखेंगे आप, और m दिया हुआ है, रख देंगे सब, तो ईटा कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा।
और दूसरा एग्जांपल जो करना है वो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर है। टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है कॉपर बॉल का, जिसका रेडियस है 2 mm। पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 2 × 10⁻³ करके। वो फॉल कर रहा है एक टैंक ऑफ ऑयल से जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑयल रखा हुआ है, और इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसको सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आपको विस्कोसिटी बताना है ऑयल का इस टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर वाली बात इसलिए लिखा है कि हम लोग लिखे थे ना, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ घटता है। डेंसिटी दिया हुआ है ऑयल का, कॉपर का दिया हुआ है, इसका आंसर ये है 0.99 kg मीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकंड, उसी को डेकापॉइस कहते हैं या उसी को पास्कल सेकंड कहते हैं, ये तीनों एक ही चीज है। और इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी के लिए पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे, याद है आप लोग को? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2/9 ईटा r स्क्वायर इंटू g इंटू रो माइनस डी माइनस रो। d था उस बॉल का डेंसिटी जो कि यहाँ है, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा रो। r रेडियस है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा को निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है। ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला सवाल मैं अगली क्लास में करा दूंगा पक्का से। अभी वो डेटा पता है नया वाला एनसीईआरटी मिल नहीं रहा है, शायद ओल्ड वाला एनसीईआरटी में होगा। इसको देखिए, विस्कोसिटी में जो आखिरी बात हम लोग को जानना है वो है पॉइज़लीज इक्वेशन। पॉइज़लीज इक्वेशन, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। पॉइज़लीज इक्वेशन, आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे डिस्कस किया था बर्नौलीज प्रिंसिपल। शुरुआत के लेक्चर्स में फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल डिस्कस किया था, और बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? और आइडियल फ्लूइड का एक कंडीशन ये था कि वो नॉन विस्कस हो, मतलब फ्लूइड अगर चल रहा हो और उसमें विस्कोसिटी नहीं हो तभी बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं हम लोग? पॉइज़लीज इक्वेशन। लेकिन जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए कंडीशन था कि लिक्विड का ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं हो, नॉन रोटेशनल होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, वैसे ही पॉइज़लीज इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशन है। पहला तो ये कब लगाएंगे, जब विस्कस लिक्विड हो, किसी पाइप से फ्लो हो, फ्लोइंग थ्रू, और वो पाइप नैरो हो, फ्लोइंग थ्रू नैरो पाइप। नैरो मतलब क्या होता है? पतला। और नैरो का मतलब उसका रेडियस जो होगा लेंथ के कंपैरिजन में कम होगा। तो अगर ये आपका एक पाइप है कुछ ऐसा, लेकिन इसका लेंथ ज्यादा है, रेडियस क्या है? कम है। इसका रेडियस है r और इसका लेंथ है l, तो फ्लूइड फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा? इधर से इधर कि इधर से इधर? जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से लो प्रेशर है। ये फिजिक्स का नियम है, हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई नॉलेज से लो नॉलेज। जिस दिन आप मान लें कि सामने वाले मास्टर को कुछ नहीं आता है, उस दिन कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप तो मान लिए कि सामने वाले कुछ नहीं आता है, आपको ज्यादा आता है, तो नॉलेज का रिवर्स ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना मान लिए हम लोग? P1, और इस पॉइंट का प्रेशर कितना मान लिए? P2। अगर P1 P2 से ज्यादा है तो प्रेशर का डिफरेंस होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा। ठीक है? जिस रेट से फ्लूइड फ्लो करेगा उसको हम लोग Q से लिखते हैं, और Q को क्या पढ़ते हैं, याद है आप लोग को? डिस्चार्ज। ऐसे को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड। ऐसे का दूसरा नाम एक और बताया था आपको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। पॉइज़ली ने इस Q का फॉर्मूला निकाला और कहा कि ये Q होता है पाई P r का पावर 4 बाय 8 ईटा L। क्या होता है? पाई P r का पावर 4 बाय
8 ईटा एल। अब इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, व्हाट इज पी हियर? पी इज प्रेशर डिफरेंस। पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। बेसिकली P1 माइनस P2 को हम लोग P कहते हैं। कहीं कहीं डेल्टा P भी लिखा रहता है, कुछ भी लिख सकता है। अब ये Q देखिए क्या लिखेंगे, मैं डेल्टा P ही लिख देता हूं अगर आपको सुविधा हो डेल्टा में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P अपॉन 8 ईटा एल बाय पाई आर का पावर 4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जैसे ओम्स लॉ आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 10th में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि अगर कोई रजिस्टर है, अगर कोई रजिस्टर है, उसके एक एंड का पोटेंशियल V1 है, दूसरे एंड का पोटेंशियल V2 है, तो उसमें करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से, और करंट कितने के बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बाय रेजिस्टेंस के बराबर। इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, और नीचे R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सिमिलर चीज हम लोग फूरियर लॉ पढ़ते हैं। हम लोग कंडक्शन में फूरियर लॉ पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। और वहां क्या कहते हैं कि अगर कोई रॉड है, अगर कोई रॉड है जिसके एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, T1 T2 से ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट करंट फ्लो करेगा, इसको H कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? H। और H का फॉर्मूला होगा T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस। T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब इसी फॉर्म में लिखने का तरीका है, थर्मल रेजिस्टेंस, और जिसका फॉर्मूला होता है L बाई के। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L बाई के। के को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जो कि मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पूरा पूरा T1, यही लिखते हैं हम क्या, T1 माइनस T2, और थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो गया? L बाई के, तो K ऊपर चला गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फूरियर लॉ। सिमिलरली आप देख सकते हैं क्या, यहां हम लिखे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस बाय, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड रेजिस्टेंस। आर फ्लूइड, आर फ्लूइड, इसको बोलते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाय आर फ्लूइड। इस फॉर्म में भी कभी कभी इसको लिखा जाता है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप अचानक से फ्लूइड पढ़ाते पढ़ाते करंट और थर्मल कंडक्टिविटी में चले गए, ऐसा सपना काहे आया? कि इन तीनों जगह वो सारी बातों का इस्तेमाल होता है जो बात आप रजिस्टर में पढ़े हैं, और रजिस्टर में आप बचपन में पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट याद कीजिए R1 प्लस R2 होता है, वैसे ही अगर कभी दो रॉड को ऐड कर दे तो थर्मल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। वैसे अगर दो पाइप को ऐड कर दे तो फ्लूइड रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। पैरेलल में जैसे होता था सेम चीज। पहले इसको लिखिए, फिर मैं एक सीरीज में ऐड करके पाइप को दिखाऊंगा। सीरीज वाला ज्यादा फेमस है क्योंकि पैरेलल में ये सब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ये तो पैरेलल में यूज होता है, ये वाला सब ज्यादा पैरेलल में यूज नहीं हो सकता है, लेकिन होता नहीं है जरूरी। तो सीरीज वाला मैं दिखा दूंगा। सीरीज वाला में इस पे तो सवाल भी आया है बहुत, इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में बहुत समझाया भी है। इस पे हम लोग एक सवाल कर लेंगे तो हमारा काम विस्कोसिटी का आज खत्म हो जाएगा, और आज का लेक्चर भी लिखिए। चलिए तो हम लोग एक सवाल करते हैं पॉइजलीज लॉ पे, पॉइजलीज इक्वेशन पे। सवाल ये है कि देखिए एक पाइप है और ये जो पाइप है, इस पाइप का लेंथ L है और इसका रेडियस R है। इस पाइप का रेडियस R है। इस पाइप के एक एंड का प्रेशर P1 है, दूसरे एंड का प्रेशर P2 है, और P1 P2 से ज्यादा है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसका डिस्चार्ज Q है। डिस्चार्ज कितना है? Q। ये कंडीशन दी हुई। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस ट्यूब के साथ एक और ट्यूब कनेक्ट कर दूं कुछ ऐसे,
दो ट्यूब अब कनेक्ट हो गए, दो ट्यूब कनेक्ट हो गए, और ये जो दूसरा वाला ट्यूब है इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है वो पहले से आधा है, r/2 है। इसका रेडियस r था, इसका कितना है, r/2 है। तो दोनों का लेंथ सेम ही है, L। अभी भी प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 ही है, P1 P2 से ज्यादा है। अब बताना है कि डिस्चार्ज Q डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ Q, इन टर्म्स ऑफ Q, इन टर्म्स ऑफ Q। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये सीखिए जरा। देखिए पहले हम लोग अगर इस पाइप के लिए पॉइसलीज इक्वेशन लिखें, और ये विस्कस लिक्विड है, कैसा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है। तो अगर हम लोग इस केस के लिए पॉइसलीज इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय फ्लूइड रेजिस्टेंस, बोलिए। और फ्लूइड रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़े थे अभी हम लोग, 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4, ठीक ना, 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4, यही था। पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, 8 ईटा लेंथ L ही है, पाई रेडियस R ही है, तो R का पावर 4। अब जब यहां लिखेंगे तो प्रेशर डिफरेंस तो सेम ही है, लेकिन यहां दो दो ट्यूब है, और ये दो ट्यूब किसमें है, सीरीज में है। देखिए एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो पहले हम लोग यहाँ R इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज में, और सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2। पहले आप इसका रेजिस्टेंस लिखिए, इसका रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4। मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं, इसके विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है जो फ्लूइड है। क्या लिखेंगे इसका रेजिस्टेंस, 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4 प्लस इसका क्या लिखेंगे, 8 ईटा इसका लेंथ L बाय पाई, इसका रेडियस R/2, उसका पावर 4, तो कितना हो जाएगा, R का पावर 4 बाय 16 ऊपर चला जाएगा, तो हम इधर लिख देते हैं इंटू 16। तो 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4 कॉमन हो गया, 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 17। हम लोग एक काम करते हैं, जो 8 ईटा L बाय पाई R का पावर 4 है इसको R मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 17R। कितना हो जाएगा, 17R। तो अब बताइए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा P बाय फ्लूइड रेजिस्टेंस, और फ्लूइड रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, और डेल्टा P बाय R को हम लोग क्या कहेंगे, पहले वाला Q डिस्चार्ज। तो अब नया डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाय 17, मतलब 17 गुना डिस्चार्ज घट जाएगा अगर आप सेम प्रेशर डिफरेंस के क्रॉस ऐसा ट्यूब लगा देंगे। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है, बहुत फेमस सवाल है ऐसा। और इसी के साथ हम लोग का विस्कोसिटी का सारा डिस्कशन खत्म हो जाता है। वो एक सवाल जो है अगर मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, डेटा है खाली वैल्यू में पुट करना फॉर्मूला में। अब हम लोग के पास दो डिस्कशन और बचते हैं, हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स और विस्कोसिटी कर लिए, सरफेस टेंशन और फ्लूइड स्टैटिक्स। इसके आगे हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।